सुजानगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब तक राजा का बेटा राजा बनेगा। इलाज के अभाव में यहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है, बड़ा दुख होता है। लोग यहाँ पे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मन में सुजानगढ़ को जिला बनाने की जो आग है वो ठंडी हो चुकी है। दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो नित्य सड़कों पर बैठ के अपना काम धंधा बंद करके सुजानगढ़ को जिला बनाने की मुहिम में शामिल नहीं हो सकते। उनके पीछे भी उनका परिवार है, उनको उनका पेट पालना होता है। उनके मन में आज बहुत बड़ा दुख है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये एक गहरी चोट सुजानगढ़ के लोगों पर अशोक गहलोत ने की है। और डोटासरा जी यहाँ कहवा है कि मैं आरएसएस ने बिल में बांट दिया। मैं आपके माध्यम हूँ लोगों ने कहना चाहूँ कि डोटासरा जी ने लक्ष्मणगढ़ की जनता इसी बिल में बांटे ली कि पाछा को निकलेला। 17 परीक्षाएं का पेपर लीक होना, युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है। जब राम दरबार को गिराया तो सबसे पहले उस सड़क पे पहुंचने वाला आपके समक्ष विजय चौहान था और द्वार बने हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी तक उस पे मूर्ति स्थापना, राम दरबार की स्थापना क्यों नहीं की गई। हो सकता है अपने पिताजी की या और किसी की मूर्ति की स्थापना कर देंगे, लेकिन मौसम भी पूरे जोश में है, सिर्फ आप जोश में नहीं है, थोड़ा सा आप इधर हो जाते हैं। देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है और ये बात कर रहे हैं महंगाई राहत की। ये किस प्रकार की राहत है? और ये खुद मिट जाएंगे। सनातन सदैव सनातन भगवा फहराता हुआ आपको मिलेगा। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में विधानसभा की चुनावों के बिगुल बज रहे हैं। हर पार्टियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस रिपीट होने की बात कर रही है। इन सब के बीच में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी दावेदारों की भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट लंबी है। यहाँ भी परिवर्तन की बात कहीं कहीं निकल कर आ रही है और एक नाम जो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है, मैं आज उससे मिलवाऊंगा और उनके उद्देश्यों से भी मैं बात करूंगा और उन खास मुद्दों पर भी उनसे मैं बातचीत करूंगा। सारी विषयों पर बात होगी, वो किस लिए राजनीति में आए हैं और क्या वो सोच रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं विजय चौहान, मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं विजय चौहान और उनसे हम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले स्वागत करूँगा। आप राजनीति में और विधानसभा से यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, सुजानगढ़ से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो किन उद्देश्यों के साथ आप राजनीति में आए हैं और आपको यदि पार्टी टिकट देती है तो किस आधार पर यदि टिकट देगी और जनता यदि वोट दे तो किस आधार पर वोट दे, क्या आपका उद्देश्य है राजनीति में आने का? नमस्कार, मैं आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य है, सेवा ही संकल्प है और इसी को मूल मंत्र मानते हुए मैं इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और मैंने विद्यार्थी परिषद से, मेरे विद्यालय के समय से मैंने इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया था। सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हुए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और पार्टी में लंबे समय से मैंने काम किया है और मेरा एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि मैं किस प्रकार से सुजानगढ़ के लोगों की सेवा कर सकूं। और मैं करते आया हूं, हमेशा से करता रहा हूं। मैं सुजानगढ़ के लिए नया नहीं हूं और सुजानगढ़ मेरे लिए नया नहीं है। मैं इसी भूमि पर जन्मा हूं, यहीं पला बड़ा हूं और यहाँ के लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करने की मंशा रखता हूँ। मेरा सपना है कि मैं सुजानगढ़ को किस प्रकार से एक विकसित सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र हमारे राजस्थान के पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आप युवा हैं और आज जो देश है वो युवाओं का देश है और प्रधानमंत्री भी युवाओं की बात करते हैं और आप युवा हैं, यानी आप भविष्य हो सकते हैं इस शहर का। आप किस तरह की एक नई परंपरा या नई सोच के साथ इस राजनीति में? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने उनका जो विज़न है परिवर्तन और अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास करना जो उनका लक्ष्य है, उस पर वो काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में सुजानगढ़ में बहुत सारे काम जो किए जा सकते थे, आज आज़ादी के 75 वर्ष होने को है, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी सुजानगढ़ आज पिछड़ी श्रेणी में गिना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सुजानगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब तक राजा का बेटा राजा बनेगा?
कब तक सिर्फ चंद परिवारों के लोग ही सुजानगढ़ की राजनीति का भविष्य तय करेंगे, सुजानगढ़ का भविष्य तय करेंगे। आज सुजानगढ़ में छोटी सी घटना होने पर भी एक उच्च स्तरीय इलाज की यहाँ व्यवस्था नहीं है और छोटे से छोटे इलाज के अभाव में यहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। कभी कभार मन ऐसे रोने को मजबूर हो जाता है कि किस प्रकार से हमारा सुजानगढ़ इस सुजानगढ़ को, इस भोली भाली जनता को यहाँ के राजनेताओं ने, कुछ परिवारों ने लूटने का काम किया है और उन्होंने सिर्फ अपना घर भरने के उद्देश्य से, कभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सेवा इनका उद्देश्य नहीं है। अगर सेवा करना होता तो आज इतने साल जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते तो काम यहाँ दिखाई देता। आज इतने लंबे समय बीत जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो सुजानगढ़ बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। क्यों इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर नहीं, मैं ये आपको पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं सुजानगढ़ की सेवा करूँगा और निश्चित रूप से सुजानगढ़ को विकसित विधानसभा क्षेत्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करूँगा। अपने विकास की बात की है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इन दिनों में रहा है और जिस मुद्दे को लेकर जनता सड़कों पर बैठी रही थी और बाज़ार भी बंद रहे थे, बहुत मतलब लोगों के दिलों में बसा हुआ एक मुद्दा, सुजानगढ़ ज़िला नहीं बन पाया और जो कि एक बहुत लंबी डिमांड थी। आप भी जानते हैं सुजानगढ़ की ज़िला बनाने की मांग रही है। तो उस मुद्दे में आप अपनी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की अभी जो परिवर्तन यात्रा जो आई है उसमें भी जो नेता हैं, आला कमान हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, चाहे भी और जो नेता लोग जहाँ जो भी आए, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सुजानगढ़ को ज़िला बनाएगी। तो आप इस कमी को कहाँ देखते हैं? क्यों सुजानगढ़ ज़िला नहीं बन पाया और आप उसके लिए क्या करेंगे? उस रियासत काल में सुजानगढ़ ज़िला रहा और सुजानगढ़ का बहुत गौरवमयी इतिहास रहा और सुजानगढ़ की ये जो ज़िले की लड़ाई थी उसको लेकर मैं वर्षों से इसमें सक्रिय भूमिका मैंने अदा की है और सड़क से लेकर शासन तक हमने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है और लड़ाई लड़ी है। आज सुजानगढ़ ज़िला नहीं बना। राजस्थान में 19 ज़िले बनने के बावजूद अगर सुजानगढ़ ज़िला नहीं बना तो निश्चित रूप से बहुत सारी कमियाँ रही है। कमी रही है स्थानीय नेतृत्व की, विधायक की कमी रही है, जिन्होंने जो मुख्यमंत्री जी एक ग्राम पंचायत को उठा के जिन्होंने ज़िला बना दिया और जो सुजानगढ़ को जिला नहीं बना पाए, जो सुजानगढ़ नगर परिषद का क्षेत्र है, इतना विस्तृत क्षेत्र जिसको जिला नहीं बना पाए। और निश्चित रूप से मैं सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से ये वादा करता हूँ कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया विधानसभा में जाने का और सुजानगढ़ की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया तो 100% सुजानगढ़ ज़िला बनेगा। हमारे नेता लोग भी यहाँ आकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से सुजानगढ़ को ज़िला बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपने अभी कहा कि सुजानगढ़ के लोग इसको लेके सड़कों पर आए, बहुत लंबे समय तक बाज़ार बंद रहे, तो बाज़ार बंद रहे और बहुत लंबा संघर्ष लोगों का रहा, उसके बावजूद सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के मन में सुजानगढ़ को ज़िला बनाने की जो आग है वो ठंडी हो चुकी है। निश्चित रूप से वो आग अभी तक जिंदा है। सुजानगढ़ निश्चित रूप से इसका जवाब सुजानगढ़ वासी आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद देंगे। आप उस परिणाम वाले दिन मेरी बात याद कर लेना कि आज हमारे क्षेत्र के अंदर गरीब मजदूर तबके के जो लोग हैं, दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो नित्य सड़कों पर बैठ के अपना काम धंधा बंद करके सुजानगढ़ को ज़िला बनाने की मुहिम में शामिल नहीं हो सकते। उनके पीछे भी उनका परिवार है, उनको उनका पेट पालना होता है, बच्चे पालने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो लोग करते हैं। तो उनके मन में आज बहुत बड़ा दुख है। आज हमें सुजानगढ़ को इतना पिछड़ा बना दिया, हमें ज़िले का गौरव नहीं मिला, लेकिन ये आग ठंडी नहीं हुई है। ये आग एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा उबाल लेगी और ये विस्फोट साबित होगा और सुजानगढ़ के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे चूरू ज़िले को बीकानेर संभाग से काटकर सीकर संभाग में मिला दिया गया, तो ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक भाषण जिसमें उन्होंने कहा चूरू के लोगों को अंगूठे के नीचे रखेंगे, मतलब इतना निम्न स्तर का वो सुजानगढ़ के साथ और चूरू जिले के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। हमें इस प्रकार से हमारा आकलन करते हैं। ये लोगों की आत्मा में ये पीड़ा है, सुजानगढ़ की आत्मा पे ये एक चोट है।
आप इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये एक गहरी चोट सुजानगढ़ के लोगों पर अशोक गहलोत ने की है और इसका खामियाजा निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है और ये एक भावना थी और एक विश्वास था कि निश्चित रूप से सुजानगढ़ जिला बनेगा। जब दूदू जैसी ग्राम पंचायतें जिला बन गई, आप किस प्रकार से सोचते हैं कि सुजानगढ़ उस सब के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है? ये बहुत बड़ी चोट सुजानगढ़ के लोगों पर है। आपके दिल में काफ़ी दर्द है, सुजानगढ़ जिला नहीं बन पाया। एक आपने अभी नाम लिया प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जी का। गोविंद सिंह जी डोटासरा एक भाषण में कहते हैं कि यदि हमारी सरकार फिर से आई, और आप चूँकि ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी आरएसएस लॉबी से आते हैं, आप खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप सदस्य रहे हुए हैं, तो उनका एक वक्तव्य है कि यदि सरकार हमारी रिपीट होती है तो आरएसएस कौन से बिल में आरएसएस ने कौन से बिल में बांट देंगा, बिगुठा भी कौन सा अलग हो। इस तरह का एक उनका जो बयान आया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, निश्चित रूप से मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेवा है। और आरएसएस एक विचारधारा है। ये डोटासरा जी यहाँ कहवा है कि मैं आरएसएस ने बिल में बांट दिया। मैं आपके माध्यम लोगों ने कहना चाहूँ कि डोटासरा जी ने लक्ष्मणगढ़ की जनता इसी बिल में बांटे ली कि पाछा को निकलेला। आरएसएस सनातन के ऊपर जगह हमला कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट प्रदेश अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में और जब वो मंत्री रहे, तो राजस्थान में युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आज से पहले कभी नहीं हुआ और मेरे ख्याल से भविष्य में भी कभी नहीं होगा। न भूतो न भविष्य थी। 17 परीक्षाएं का पेपर लीक होना ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। राजस्थान में इस तरीके से पहली बार हुआ है और युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल। हम यहाँ सुजानगढ़ की यदि बात कर लें, अभी परिवर्तन यात्रा जब निकली थी तो आप भी साथ में ही थे और सुजानगढ़ में उस द्वार के नीचे से निकली थी और वहाँ से कहा गया था कि इस द्वार में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कहा था कि हम वहाँ पर उस राम दरबार को फिर से लगाएंगे। और इस संबंध में यहाँ के जो विधायक हैं मनोज जी मेघवाल हैं, उन्होंने भी स्पष्टीकरण इसके बाद में दिया था कि वो सड़क चौड़ीकरण के कारण जो है वो द्वार हटाया गया, क्योंकि सड़क वहाँ पे चौड़ी हो रही थी। 4 लेन सड़क बन रही थी, जो 2 लेन थी उसको 4 लेन किया गया, उसमें वो द्वार बीच में आ रहा था तो उसके लिए उसको हटाया गया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी जो बेमतलब की जो है वो राजनीति कर रही है, उनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो इस तरह के तुकहीन मुद्दों को ला रही है। आप उस राम दरबार, उस द्वार के बारे में कुछ कहेंगे? भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर सकती है और इनसे इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। जो भगवान श्री राम को सिर्फ एक कल्पना बता सकती है, एक मिथ्या बता सकती है, उनके अस्तित्व को नकार सकती है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर सर वो सड़क तो चौड़ी हुई है, 4 लेन हुई है। निश्चित रूप से सड़क चौड़ी, अगर उनको सड़क चौड़ी करना था और उस दरबार को, राम दरबार को वहाँ से हटाना था, तो एक सनातन धर्म में हर एक कार्य करने की एक परंपरा निहित है। हमारे सनातन के अंदर धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि किस प्रकार से विधि विधान के साथ एक मूर्ति को दूसरी जगह अन्यत्र हम स्थापित कर सकते हैं। वो उस विधि के द्वारा नहीं, लेकिन उनको हिंदू आस्था, उनको सनातन आस्था पर गहरी चोट करनी थी। उनका उद्देश्य केवल मात्र आस्था पर चोट पहुंचाना था। इस प्रकार से उन्होंने राम दरबार को गिराया। जब राम दरबार को गिराया तो सबसे पहले उस सड़क पे पहुंचने वाला आपके समक्ष विजय चौहान था और हमने जाकर के, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ जाकर के वहाँ पे उस सड़क को जाम करके कांग्रेस सरकार को घुटनों के बल ला दिया और उनको निर्माण कार्य करना पड़ा। इस द्वार को वापस बनाया है और हम इस पे राम दरबार स्थापित करेंगे। तो आपने पहले गिराया क्यों? चौड़ीकरण करना था तो एक विधि विधान के द्वारा राम दरबार को अन्यत्र स्थापित करना चाहिए था। इस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में इसका भी जवाब। उस पर द्वार तो वापस बनाया गया है। द्वार वो कह रहे थे कि हम द्वार उसकी जगह द्वार बनाने का हमने द्वार बना दिया। जी, द्वार बने हुए 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी तक उस पर मूर्ति स्थापना, राम दरबार की स्थापना क्यों नहीं की गई? इनकी मंशा को ये इंगित करती है कि राम दरबार, ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ के लोग भूल जाएंगे और हम इस पर राम दरबार नहीं, हो सकता है अपने पिताजी की या और किसी की मूर्ति की स्थापना कर देंगे, लेकिन लोग कदापि ऐसा होना नहीं देंगे और राम दरबार को सहसम्मान हम लगाएंगे। देखिए, बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि मौसम भी पूरे जोश में है, सिर्फ आप जोश में नहीं हैं, थोड़ा सा आप इधर हो जाते हैं क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा इधर आ जाइए।
यूँ चलते हैं क्योंकि तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और बातचीत साथ साथ में चलती रहेगी। एक जैसे स्टेटमेंट आया था, थोड़ा आप इधर आ जाइए और आप इधर ले आइए, कैमरा ऊपर ले आइए क्योंकि इधर देखिए तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है इसलिए मुझे स्थान बदलना पड़ रहा है। एक जैसे स्टेटमेंट आया था जिस पे लेकर के आपने ज्ञापन भी दिया कि तमिलनाडु के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो उन्होंने कोरोना या डेंगू वगैरह से उनसे तुलना भी की थी, तो उसका संबंध में आपने ज्ञापन भी दिया था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, एक योजनाबद्ध तरीके से ये घमंडी अलायंस के लोग सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी हैं, और वो इस प्रकार से सनातन का अपमान कर रहे हैं और सनातन को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि सनातन एक डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है जिसका अंत निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे है जो भी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ए राजा जैसे ये लोग, ये समाज में मेरे ख्याल से ये असामाजिक प्राणी हैं। सनातन का विरोध करने वाले, सनातन आदि अनादिकाल से चलता आ रहा है, इनके बस की बात नहीं है कि सनातन का किसी प्रकार से खात्मा कर देंगे और ये खुद मिट जाएंगे। सनातन सदैव, सनातन भगवा फहराता हुआ आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर से हम सुजानगढ़ में आ जाते हैं कि सुजानगढ़ की यदि हम बात करें तो इन चुनावों में आपके हिसाब से कौन सा जो मुद्दा है वो सुजानगढ़ के हितों को सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो इस बार जो चुनावों में खास हावी रहेगा? देखिए, वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं। आप शिक्षा, चिकित्सा और विकास के कार्यों को देखेंगे तो किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ की योजना सुजानगढ़ को दी और इस भ्रष्ट नगर परिषद ने उस 200 करोड़ की बंदर बांट करके और पूरे सुजानगढ़ को एक खड्डे में खोद के छोड़ दिया। और आज 200 करोड़ का इन्होंने बंदर बांट कर लिया और विकास इनके विजन में ही नहीं है। विकास ये लोग करवा ही नहीं सकते हैं। विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। सुजानगढ़ की अगर अपन बात करें तो सुजानगढ़ के लोग, जिले की मांग जो थी वो लंबे अरसे से चली आ रही थी और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ये मांग हम ज़रूर पूरी करेंगे। हमारी आने वाली सरकार इसको ज़रूर पूरा करेगी और निश्चित रूप से पूरा करेगी। एक विषय और मैं बात आपका राय जानना चाहूँगा कि महंगाई राहत कैंप के नाम से जो गहलोत सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो कह रही है कि हम लोगों को जो महंगाई से है वो राहत देने के लिए काम कर रहे हैं और उसमें तरह तरह की छूट की जो हैं योजनाएं भी हैं, जैसे बिजली के बिलों में छूट है, स्मार्टफोन्स में बांटे जा रहे हैं और अनेक उसमें इस तरह की योजनाएं, किट भी बांटे जा रहे हैं। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई राहत जो कैंप लगाए जा रहे हैं उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा इन चुनाव में? जी, मेरे को बड़ी हंसी भी आती है और बहुत दुख भी होता है कि महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है और ये बात कर रहे हैं महंगाई राहत की। ये किस प्रकार की राहत है? ये महंगाई राहत है, आप इसको कह सकते हैं? आज अगर इनको वाकई में राजस्थान की आम जनता को राहत प्रदान करनी थी तो सबसे पहले वेट कम करके इस पेट्रोल डीजल का भाव जो पूरे भारत देश के अंदर राजस्थान में सबसे ज़्यादा है उसको कम करके राहत दी जा सकती थी। आज पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है वो आज 2 दिनों से हड़ताल पे थे। अब कल सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए और उनकी बात को सुनने के लिए मजबूर हुए हैं और 10 दिन का उनसे समय मांगा है। तो अगर राहत देनी थी तो सबसे पहली राहत इसमें दी जा सकती थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जो राहत मिलती है उससे बहुत सारी चीज़ों में हमें राहत मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है और उससे बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाती है। बहुत बड़ा राहत का कार्य अगर राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना था तो इसके माध्यम से किया जा सकता था। लेकिन ये झूठ और लूट की दुकान और झूठ का बाजार है, इन्होंने सजा रखा है। ये राजस्थान में लोक लुभावने वादे करके सत्ता में आए थे। इन्होंने युवाओं से वादा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो लाखों युवाओं को रोज़गार देंगे, युवाओं को बेरोज़गार भत्ते के नाम पे 4,000 रुपये देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, किसानों का कर्ज, संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। राहुल गांधी जी जब राजस्थान में आए थे तब उन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 गिनते ही 10 दिनों में सबका कर्जा माफ़। आज बहुत दुख होता है कि राजस्थान में किसान, मेरे किसान भाई आत्महत्याएं कर रहे हैं। रोज़ किसान मौत से गले लगने को मजबूर हो रहे हैं। आज किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही है, बैंकें उनके ज़मीनों की, उनके खेतों की
कुड़की निकाल रही है। बहुत दुख होता है और मन अंदर से कचोटता है पूरा कि किस प्रकार से इन लोगों ने अराजकता का एक माहौल यहाँ पैदा कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये सत्ता में है। आज युवा अपने भविष्य को लेकर के परेशान है, नौकरियाँ नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ते के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, किसानों को खेतों में बिजली नहीं मिल रही है, समय पे बिजली नहीं है। आज जी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो जिन झूठ बोल के, मैंने कहा ये झूठ की दुकान। बेमौसम जो है बारिश, मतलब बारिश नहीं आई, ये खासकर जो भादवे के महीने में बारिश आया करती है। आज तो क्या पता, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तेज़ बारिश आई है, कोई जोश आया है मौसम को भी। बाकी बारिश न होने की वजह से जो किसानों की फसलें जो हैं सुजानगढ़ तहसील के जो क्षेत्र के गांव हैं उनमें एक समस्या भी चल रही है, उसमें वो फसलें नष्ट हो रही है, बिजली आपूर्ति वो पूरी नहीं आ पा रही है, उनकी वो एक डिमांड भी है। सुजानगढ़ के बिदासर सहित आगे संपूर्ण क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों को बारिश ना होने की वजह से फसल में नुकसान हुआ है, किसान आज त्राई कर रहा है, अपने मुआवजे की मांग कर रहा है, लेकिन ये सरकार जो किसानों को मुआवजा देना ही नहीं चाहती और किसान आज तरस रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं, अपने गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, खास मुद्दों पे हमने चर्चाएं की। एक जाते जाते एक प्रश्न जरूर करूंगा कि वो बहुत सारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से बनना चाहते हैं, दावेदार बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर कुछ कहेंगे? ये कमज़ोरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दावेदार होने से कमज़ोर होगी पार्टी जिसको टिकट मिलेगी? और फिर जी नहीं नागेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कमज़ोरी ना होकर के ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ पे सबको अपना अधिकार है टिकट मांगने से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि किसको टिकट मिलेगी। और एक तरफ कांग्रेस है जहाँ परिवार तंत्र हावी है, राजा का बेटा राजा बन रहा है, और हमारे सुजानगढ़ में भी देख लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम है। तो क्या ये आप देखिए, ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। और 12 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो ये 12 लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थी हमारी खास बातचीत भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे विजय चौहान के साथ। उनकी क्या उद्देश्य राजनीति को लेकर के हैं और अलग अलग मुद्दों पर उनकी किस तरह की क्या राय है, वो सारी बात आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।